Good afternoon, all. We are going to study the last topic of this chapter, corrosion and the methods of prevention of it. First of all, the definition of corrosion. Corrosion slowly coats the surface of metallic objects with oxides or other salts of metal. इसका मीनिंग क्या हुआ? कोरोजन की वजह से किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर एक कोटिंग आ जाती है और वो कोटिंग या तो ऑक्साइड की होती है या किसी दूसरे सॉल्ट की होती है, जैसे कार्बोनेट भी हो सकता है, हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है या फिर सल्फाइड भी हो सकता है अगर मेटल लेस रिएक्टिव है तो। जैसे लेड है, सिल्वर है, लेड और सिल्वर इन दोनों के ऊपर सल्फाइड की कोटिंग होती है, कॉपर के ऊपर कार्बोनेट की कोटिंग होती है और आयरन के ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग होती है, एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह सबके ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग होती है। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रास, ये एग्जांपल हैं। आपने रस्टिंग ऑफ आयरन तो ऑब्वियसली देखा ही होगा, जो इसका फॉन्ट कलर है वही रस्ट का कलर होता है। और टार्निशिंग ऑफ सिल्वर का मतलब है कि सिल्वर के ऑर्नामेंट्स को या बर्तनों को अगर बहुत टाइम तक काम में लेते रहें और प्रॉपरली अगर क्लीनिंग नहीं होती है तो वो ब्लैकिश अपीयरेंस ले लेते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड टार्निश्ड सिल्वर। और डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग, ये तो आपने देखा ही होगा, आपके घर में कॉपर के बर्तन होते ही हैं, हम पूजा वगैरह करते हैं तो उसमें रखते हैं। ऐसे ही ब्रास के, पीतल के बर्तन भी हम लोग यूज़ करते हैं, कम होते हैं आजकल लेकिन होते हैं। और उनमें लॉन्ग टाइम तक अगर पानी वगैरह भर के रखें तो जहाँ पे सरफेस होती है वाटर की, तो एट द सरफेस वहाँ पे ग्रीन कलर आ जाता है, डेवलप हो जाता है। वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन की वजह से होता है, तो वो कॉपर का सॉल्ट बन जाता है, यानी कॉपर रिएक्ट कर लेता है, तो कॉपर आयंस का जो कलर होता है वो लाइट ग्रीन और ब्लूइश कलर ही होता है, तो वो कलर हमें दिखाई देता है। तो इट कॉजेज enormous डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, शिप्स एंड टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल, स्पेशली दैट ऑफ आयरन। इवन सोडियम का और मैग्नीशियम का भी कोरोजन होता है, आपने लैब में देखा होगा, मैग्नीशियम रिबन, उसके ऊपर वाइट कलर की कोटिंग आ जाती है। बट वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यूज़ तो होता नहीं है, लेबोरेटरीज़ में यूज़ होता है, उसको स्क्रब कर लेते हैं और उसके बाद उसको साफ़ करके काम में ले लेते हैं। लेकिन जो बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज़ हैं मेड ऑफ आयरन, इवन स्टील का भी कोरोजन हो जाता है कई बार अगर प्रॉपरली पॉलिश्ड नहीं किया हुआ वो स्टील को, तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है इस कोरोजन की वजह से। क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि आयरन की जब रस्टिंग होती है तो आयरन की अपर सरफेस फ्लफ़ी हो जाती है, पाउडरी हो जाती है। और आयरन का जो यूज़ है वो इसीलिए है क्योंकि वो हार्ड होता है। अब अगर फ्लफ़ी हो जाएगा आयरन तो उसको यूज़ करने से फ़ायदा क्या है? तो कोरोडेड आयरन की वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होता है कंपनीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को। नाउ व्हाट इज़ कोरोजन, इसके लिए एक और हम डेफिनेशन दे सकते हैं। कोरोजन इज स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर। जैसा कि आपने देखा यहाँ दोनों चीज़ लिखी हुई हैं, एयर एंड वाटर। अगर मॉइस्चर नहीं है और एयर ड्राई है तो कोरोजन नहीं होता है। और अगर सिर्फ वाटर है, उसके अंदर एयर नहीं है, मीन्स बॉइल्ड वाटर में आप एक आयरन ऑब्जेक्ट को डालिए और उसको सील कर दीजिए, तो कोरोजन नहीं होगा आयरन का। तो यहाँ पे हमें आयरन के रस्टिंग के लिए या कोरोजन के लिए, किसी भी मेटल के लिए एयर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। सो वी शुड कॉल हियर मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में कोरोजन होता है। स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है और धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं है कि क्विक रिएक्शन हो गया और काम पूरा हो गया। तो इट मेक्स द मेटल अनफिट फॉर यूज ड्यू टू मेकिंग अनडिजायर्ड चेंजेस इन इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब एक अनडिजायर्ड सब्सटेंस का लेयर अगर आ जाएगा सरफेस पे, तो केमिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हो ही गया है सरफेस के, तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता है जनरली। कुछ मामलों में होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर अनडिजायर्ड होता है। फिजिकल अपीयरेंस, जैसा आपको बताया, सिल्वर अपनी शाइन के लिए यूज़ किया जाता है, टार्निश होने के बाद शाइन चला जाता है। कॉपर है, कॉपर का जो सरफेस है ब्राइट ब्राउन कलर का शाइनी सरफेस, ग्रीन कलर का रफ अजीब सा सरफेस हो जाता है, दैट इज़ ऑफ नो यूज़। आयरन है, हार्डनेस के लिए यूज़ किया जाता है, फ्लफ़ी हो जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया उसका, अगेन दैट इज़ ऑफ नो यूज़। तो अनडिज़ायर्ड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से उन मेटल्स को यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो हमें ज़रूरी है उसको प्रिवेंट करना।
Now these examples are given again: rusting of iron, tarnishing of silver, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर एंड ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज भी हो सकता है, ब्रास भी हो सकता है. ये सब ब्रॉन्ज का वैसे कोरोजन बहुत धीरे धीरे होता है क्योंकि टिन मिला होता है कॉपर में, एंड टिन इज़ वेरी लेस रिएक्टिव मेटल, तो बहुत इजीली उसको कोरोड होने नहीं देता है. ब्रास का कोरोजन बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि ब्रास में कॉपर के साथ जिंक होता है, एंड जिंक इज़ हाईली रिएक्टिव. इन कोरोजन अ मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब कोरोजन होता है तो एक रिडॉक्स रिएक्शन एस्टेब्लिश होता है जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है, एंड दस ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड. कोरोजन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस प्रोड्यूसिंग अ डेफिनेट वोल्टेज. जहाँ पर भी कोरोजन होता है वहाँ पे एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, और आप पढ़ चुके हैं गैल्वेनिक सेल्स में कि जहाँ पे भी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है वहाँ चार्ज फ्लो करता है, एंड फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से एक वोल्टेज एस्टेब्लिश हो जाता है. यानी कि जहाँ पे भी कोरोजन हो रहा है, किसी भी वजह से हो रहा हो, किसी भी गैस की प्रेजेंस में हो रहा हो, लेकिन वहाँ एक डेफिनेट सेल पोटेंशियल डेवलप ज़रूर होगा. अदर गैसेस लाइक CO2, H2S एंड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो बहुत कम क्वांटिटी में एयर में होती है लेकिन वो सफिशिएंट होती है लेड को और सिल्वर को टार्निश करने के लिए. सल्फर डाइऑक्साइड आर ऑल्सो यूज्ड इन कोरोजन बट दे डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन रिडॉक्स रिएक्शंस. रिडॉक्स रिएक्शन में तो मेटल ही काम में आता है और ऑक्सीजन ही काम में आता है. ये कार्बन डाइऑक्साइड, H2S एंड सल्फर डाइऑक्साइड ये इनिशिएट करने के लिए काम में आ जाती हैं, बट इनका रिडॉक्स रिएक्शन में डायरेक्ट यूज़ नहीं होता. मीन्स दे आर नॉट इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन प्रोसेस. ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कोरोजन कितना डेंजरस होता है. ये पूरा मशीनरी है, एक प्लांट लगा हुआ है, और इस प्लांट में आपको ये ब्राउन कलर जो भी दिख रहा है, इट इज़ नॉट द रियल कलर ऑफ आयरन, इट इज़ रस्टेड आयरन, हाईली रस्टेड. आप एक लोहे का सीढ़ी स्टेयरकेस बनवा के और छत पे लगा दो, और उसके ऊपर अगर पेंट नहीं किया होगा तो पहली बारिश के बाद ही वो पूरा ब्राउन हो जाएगा, और वो लेयर को हाथ लगाएंगे तो हाथ पे आ जाएगी चिपक के. इसके बाद ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो ग्रीन कलर, ब्यूटीफुल ग्रीन कलर दिख रहा है यहाँ पे, वो किसी ज़माने में ब्राउन कलर का था और मरीन वाटर के कांटेक्ट की वजह से ये ग्रीन हो गया है, कॉपर कार्बोनेट की वजह से. ये आपको ब्रास का दिख रहा है, जैसा ग्रीन कलर कॉपर का होता है वैसा ही ग्रीन कलर कोरोडेड ब्रास का भी होता है. ब्रास एक अलॉय है लेकिन फिर भी उसका कोरोजन हो जाता है, धीरे धीरे होता है लेकिन ज़रूर होता है. ये सिल्वर है, सिल्वर का स्पून है, और टार्निश होने के बाद ये ऐसा अजीब सा गंदा सा दिख रहा है. इसको अगर आप डाइल्यूट HCl से साफ़ करेंगे तो ये हो जाएगा डेफिनेटली साफ़. यू नो दैट कि जब भी ये ऑक्साइड्स बनते हैं मेटल्स के, वो या तो एम्फोटेरिक होते हैं या फिर बेसिक होते हैं. तो इन बेसिक ऑक्साइड्स को डिज़ोल्व करने के लिए हमें एक माइल्ड एसिड की ज़रूरत होती है, एंड दैट माइल्ड एसिड इज़ डाइल्यूट HCl, या फिर आप लेमन जूस यूज़ कर सकते हो, सिट्रिक एसिड यूज़ कर सकते हो. आपने ऑरेंज खाया है और ऑरेंज की पील से आपने अपने घर के बर्तन चमका लिए, वो भी आप कर सकते हो. ये जो आपको एक एग्जांपल यहाँ दिया है, ये है डेंटल फिलिंग का कोरोजन. डेंटल फिलिंग में क्या होता है कि गोल्ड भी भरवाते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग टिन का भी भरवाते हैं. तो ये जब ये गोल्ड और टिन कांटेक्ट में आ जाते हैं तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप हो जाता है, और उसकी वजह से ये रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है. वैसे गोल्ड यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पे कोरोजन में. कोरोजन में काम तो वाटर और ऑक्सीजन ही आता है. तो टिन इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है. तो जो टिन की फिलिंग होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है, टिन डिज़ोल्व होता चला जाता है. तो ये पेनफुल होता है बहुत, कोरोजन अगर डेंटल फिलिंग का हो जाए तो. एंड ऑब्वियसली टिन इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो, तो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए टिन. कोरोजन मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट है. ये जो डायग्राम है वो आपकी NCERT का ही है, इसे आप देखें ध्यान से. हम लेफ़्ट साइड वाले आयरन से स्टार्ट करते हैं. अब देखते हैं, ये वाले आयरन से देखना शुरू कीजिए. इस आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और ये फेरस में कन्वर्ट हो गया. दूसरा आयरन है, उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए और ये फेरस में कन्वर्ट हो गया. अब ये जो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन ने गेन कर लिया. ये ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन ने जैसे ही गेन किया तो वो हाइड्रोजन आयन के कांटेक्ट में आके वाटर में कन्वर्ट हो गई। ये प्रोसेस दिया हुआ है यहाँ पे। अब ये जो वाटर है ये फिर से फेरस आयंस के कांटेक्ट में आता है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। ये सारे चीज़ें मिलके फाइनली क्या बना लेती हैं, फेरिक ऑक्साइड बना लेती हैं। आई होप कि आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, तो रिएक्शंस देख लेते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। सबसे पहला रिएक्शन वाटर। जैसा कि आपको बोला कि मॉइस्ट एयर इज़ रिक्वायर्ड। अब एयर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो ये जो वाटर है यानी मॉइस्चर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आती है, डिसॉल्व हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड बनाती है H2CO3। H2CO3 जब आयनाइज होता है तो H प्लस आयंस और HCO3 माइनस आयंस बनाता है। ये आपको क्लियरली दिख रहा है फर्स्ट इक्वेशन में। अब एनोड पे क्या होता है, आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करता है। आयरन इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 1 एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। 2 एटम्स मिलके आयरन के 4 इलेक्ट्रॉन्स टोटल लूज कर रहे हैं। इस रिएक्शन का करस्पॉन्डिंग वोल्टेज जो है वो है -0.44 वोल्ट्स। तो अब हमारे पास फेरस आयंस हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास जाते हैं। क्यों जाएंगे? क्योंकि ऑक्सीजन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रॉन को देखते ही वो उनको कंज्यूम कर लेती है। तो एच आयंस तो हमारे पास ऑलरेडी आ ही चुके हैं। यहाँ देखते हैं, ऊपर वापस से बताते हैं आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन की वजह से जो एच आयंस प्रोड्यूस हुए थे वो एच आयंस अब ऑक्सीजन के साथ मिल रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाता है, वाटर बन जाता है। इसका करेस्पॉन्डिंग वोल्टेज है 1.23 वोल्ट्स। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है ईएमएफ निकालने का। फॉर्मूला क्या है वो? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो 1.23 माइनस माइनस 0.44 यानी अल्टीमेटली आपको प्लस करना है। तो ये वोल्टेज आ गया, रेड फॉन्ट में लिखा है ई नॉट ऑफ सेल इक्वल्स 1.67 वोल्ट्स। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, हाउ विल यू प्रूव दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। हाउ विल यू प्रूव दैट रस्टिंग ऑफ आयरन बिहेव्स एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये आपको यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा कि ये 1.67 वोल्ट प्रोड्यूस करती है। आप इमेजिन कीजिए ये कितना हाई वोल्टेज है। नॉर्मल जो आपका ड्राई सेल का वोल्टेज होता है वो 1.5 वोल्ट्स होता है, लेकिन यहाँ पे ये 1.67 वोल्ट्स डेवलप कर रही है, लेकिन फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो उसका हमें पता नहीं चलता। अब रस्टिंग कैसे होती है? फेरस आयंस तो रस्टिंग करेंगे नहीं, उसके लिए तो फेरिक आयंस चाहिए। तो ये जो फेरस आयंस बने हैं और वाटर फॉर्म हुआ है, ये फेरस आयंस और वाटर, ये नीचे वाली इक्वेशन देखनी है आपको, ऑक्सीजन के साथ मिलके फेरिक ऑक्साइड बना लेते हैं। हाँ, तो ये नीचे वाली इक्वेशन आप देखेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन तो ये ओवरऑल रिएक्शन लिखी हुई है, ये एनोड और कैथोड दोनों की इक्वेशंस को मिला दिया है। Fe प्लस O2 प्लस H प्लस आयंस गिव्स फेरस आयंस प्लस वाटर। अब ये जो फेरस आयंस हैं वाटर के साथ मिलके वापस से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फेरिक ऑक्साइड बना लेते हैं। दिस इज़ रस्ट। साथ में 4H प्लस आयंस रिलीज हो जाते हैं वापस से। तो इस तरह से रस्टिंग होती है। अब ये जो रस्ट बनती है Fe2O3, ये प्योर सॉलिड के फॉर्म में नहीं होती है, ये पार्शियली डिजॉल्व होती है वाटर में, या फिर आप ये कह सकते हो ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है जो रस्ट होता है। तो कभी भी अगर रस्ट का फॉर्मूला आए तो सिंपली Fe2O3 लिख के मत आइए, दैट इज़ Fe2O3 XH2। एक्स यानी एक इनडेफिनेट नंबर है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का, जो रस्ट के मॉलिक्यूल्स के साथ में Fe2O3 के साथ में अटैच्ड रहता है। दूसरा इक्वेशन शो किया है आपको टार्निश्ड कॉपर के लिए। ये वैसे तो एनसीईआरटी में डायरेक्टली तो दे नहीं रखा है, बट आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ टार्निश्ड कॉपर। तो कॉपर जो है वो वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्वॉल्व होती है। तो ये रिएक्शन की वजह से एक मिक्सचर बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का। ये डिपॉजिट हो जाता है मेटल की सरफेस के ऊपर, जो कि ग्रीन कलर का दिखता है।
सिल्वर की टार्निशिंग में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस काम में आती है। तो ये जो सिल्वर है वो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सिल्वर सल्फाइड और सिल्वर ऑक्साइड बनाता है। जो सिल्वर ऑक्साइड तो लाइट ब्राउन कलर का होता है और सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है। तो ब्लैक कलर की प्रेजेंस में ब्राउन कलर तो दिखेगा नहीं, तो ओवरऑल जो टार्निश्ड सिल्वर आपको दिखाई देता है वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। तो ये सारे प्रोसेसेस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस हैं जिनमें ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है और मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। जैसा मैंने अभी बोला आपको, मॉइस्ट एयर इज़ रिक्वायर्ड। एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। अब यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ब्लैक कलर का, ये कास्ट आयरन का बना हुआ है। कास्ट आयरन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होता है आयरन का और इसकी कोई कोरोजन होता नहीं है इसका। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें कोई ऐसा आयन मिलता ही नहीं है आयरन को जो इजीली आयनाइज हो सके। बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है आयरन के पार्टिकल्स का, सो कोरोजन नहीं होता। अपने घर में आप अपनी मम्मी को पूछना, वो शायद बता सकें इस चीज़ को कि कास्ट आयरन की जो चीज़ें हमारे घर में होती है या ये जो लोहार बनाते हैं, ये जो तवा कढ़ाई और ये चिमटा वगैरह बनाते हैं, ये कोरोड नहीं होते हैं ईजीली। और उसका रीज़न यही है कि ये कास्ट आयरन के बने होते हैं। तो आयरन को कोरोड होने के लिए मॉइस्चर चाहिए, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए और हाई टेम्परेचर चाहिए। एयर तो चाहिए ही। तो मॉइस्चर अगर होती है तो डिसोल्यूशन इजीली हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब डिसॉल्व होती है तो H+ आयंस प्रोड्यूस करती है जो कोरोजन में डायरेक्टली काम में आते हैं। तो उसके लिए हमें मॉइस्चर चाहिए। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स यानी आयंस। एक बार जब आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे वाटर के साथ तो वो आयरन के आयनाइजेशन को यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय आयरन उसको प्रमोट करेंगे। तो फास्ट हो जाती है रिएक्शन अगर इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बोला था कि फ्रेश वाटर में अगर आप आयरन ऑब्जेक्ट को रख दो या फिर आप मरीन वाटर में इलेक्ट्रोलाइटिक वाटर में रख दो आप आयरन ऑब्जेक्ट्स को, तो ऑब्वियसली सॉल्टी वाटर में मरीन वाटर में आयरन का कोरोजन बहुत फास्ट होगा। फ्रेश वाटर में उतना जल्दी आयरन कोरोड नहीं होता है। हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पे आयनाइजेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है और इस वजह से कोरोजन का स्पीड बढ़ जाता है। ये चीज़ आपको दिखाई हुई है क्लियरली, मैकेनिज्म भी है, मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं तो मैं इसको दोबारा नहीं ले रही। ये ब्लू कलर का वाटर ड्रॉप है और ब्राउन कलर का रस्ट है। वाटर की प्रेजेंस में आयरन में फेरस आयंस भी बनते हैं, Fe+2 फेरिक आयंस भी बनते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाता है और फेरिक आयंस और ऑक्सीजन मिलके फाइनली रस्ट बना लेते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे आयरन का जो सरफेस है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होता जा रहा है और वो ब्राउन कलर के पाउडर में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन भी याद रखना है आपको। इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंस अगर होता है तो कोरोजन फास्ट होता है। एक और है चीज़ यहाँ पे हम लिख सकते थे, डेंटिंग। आयरन में ऑब्जेक्ट्स में अगर डेंट्स होते हैं, कुछ मतलब सरफेस अनइवन होती है, स्मूथ नहीं होती है, तो मॉइस्चर को एक्यूमुलेट होने के लिए जगह मिल जाती है और उसकी वजह से कोरोजन का स्पीड बढ़ जाता है। बिल्कुल प्लेन सरफेस होगी आयरन की तो पानी को ठहरने के लिए जगह नहीं मिलेगी, ईजीली कोरोजन नहीं होगा। और अगर डेंट्स होंगे तो पानी ईजीली एक्यूमुलेट होगा और कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। तो डेंट्स भी अगर हम रिमूव कर देंगे तो आयरन को कोरोजन से बचा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम यही पढ़ने वाले हैं, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्टेड। आयरन का इसलिए बोलते हैं बार बार क्योंकि आयरन ही सबसे ज़्यादा काम में आता है मशीनरी वगैरह में, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट मेथड इज़ बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर मतलब कवरिंग। सो टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, ये काम हमको बैरियर प्रोटेक्शन के थ्रू करना है। किसी भी तरीके से आयरन की सरफेस को आप प्रोटेक्ट कर लीजिए कि वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आए। तो अब सरफेस तो हटाएंगे नहीं, उससे बेहतर है कि सरफेस को कोट करा दें। तो या तो ऑयलिंग कर दीजिए या पेंटिंग कर दीजिए, उसके ऊपर ग्रीजिंग कर दीजिए। ग्रीस भी ऑयल होता है, कार्बन एंड ऑयल। तो कार्बन की वजह से जो ऑक्सीजन होती है वो इजीली अप्रोच नहीं कर पाती आयरन को।
कार्बन इटसेल्फ इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है लेकिन आयरन को यूज़ नहीं होने देता। ऑयल में मिला देते हैं तो ऑयल इज़ वाटर रिपेलेंट, तो ऑयल की वजह से पानी आ नहीं पाता है सरफेस पे, तो ग्रीजिंग ऑल्सो अ गुड मैथड। लेकिन ग्रीजिंग को हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते आप, मशीनरी में यूज़ कर सकते हो थोड़ा बहुत। देन कोटिंग ऑफ बिस्फिनॉल, ये बिस्फिनॉल का जो कोटिंग होता है ये भी आयरन को वाटर से दूर रखता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वाटर इजीली अप्रोच नहीं कर पाता आयरन को, दैट्स वाई इट प्रोटेक्ट्स आयरन। ग्वालियर में बहुत देखे मैंने कूलर्स रखे होते हैं लोगों के घर में जिसके ऊपर इस टाइप का ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का कोटिंग किया होता है जिसे प्राइमर की कोटिंग कहते हैं। तो ये जो भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो घरों में इंस्टॉल किए जाते हैं उनके ऊपर पहले ये आयरन ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं जिसे प्राइमर कोट करना कहते हैं। अब आयरन ऑक्साइड की कोटिंग करने से क्या फ़ायदा होता है? नेचुरली जो आयरन ऑक्साइड बनता है रस्टिंग की वजह से वो तो होता है फ्लफ़ी, लेकिन जब ये पेंट किया जाता है तो ये हार्ड लेयर होती है आयरन ऑक्साइड की। और हार्ड लेयर यानी पहले ही जब ऑक्सीजन के साथ आयरन का रिएक्शन हो चुका है, कोटिंग हो चुकी है आयरन ऑक्साइड की, तो अब सरफेस कांटेक्ट में नहीं आएगी ऑक्सीजन के, सो नो मोर कोरोजन विल टेक प्लेस। तो प्राइमर करना भी एक अच्छा तरीका होता है। ये जैसे आयरन ऑक्साइड की कोटिंग की है इसकी जगह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ी कॉस्टली होती है इसलिए नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल ऑन आयरन विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्टेड बाय सेक्रीफाइसिंग इटसेल्फ। अब धीरे धीरे पढ़ देती हूँ उसको। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आयरन के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के मेथड से एक कोटिंग करवाई जाती है। किसकी? मोर रिएक्टिव मेटल की। एक ऐसा मेटल जो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है जैसे जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम तो इसलिए नहीं लेती क्योंकि खुद ही फायर कैच कर लेते हैं, तो इसलिए या तो मैग्नीशियम यूज़ किया जाता है या जिंक यूज़ किया जाता है। विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड प्रोटेक्ट आयरन। तो अब कंपटीशन हो जाता है उस मेटल में जैसे जिंक में और आयरन में। मान लीजिए जिंक की कोटिंग करा दी है तो जिंक और आयरन में कंपटीशन होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसका कोरोजन हो जाएगा। तो जिंक का कोरोजन हो जाता है और आयरन बच जाता है। तो अगेन यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप हो रहे हैं जिसमें जिंक एनोड की तरह से बिहेव करेगा और आयरन कैथोड की तरह से बिहेव करेगा। एंड यू नो दैट कि जब भी सेल रिएक्शन होती है तो डिसोल्यूशन एनोड का होता है, तो जिंक धीरे 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 डिसॉल्व होता जाएगा लेकिन आयरन को रस्ट नहीं होने देगा। तो इसीलिए इसको सेक्रीफाइसिंग या सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन मेथड बोलते हैं, क्योंकि जिस मेटल की कोटिंग कराते हैं धीरे धीरे वो मेटल डिसॉल्व हो जाता है और आयरन बच जाता है। तो विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्टेड बाय सेक्रीफाइसिंग इटसेल्फ। इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन भी बोलते हैं। जैसा अभी बोला, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप हो जाता है जिसमें जिंक एनोड की तरह और आयरन कैथोड की तरह से बिहेव करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैथोडिक प्रोटेक्शन मेथड। गैल्वेनाइजेशन इज अ स्पेशल एग्जांपल विच इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन। जब आयरन के ऊपर जिंक को कोट किया जाता है तो दैट मेथड इज़ कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ये पिक्चर दिया है आपको, इनको जीआई पाइप्स बोलते हैं। जीआई पाइप्स का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स, जो घरों में पानी वगैरह के लिए टंकी के साथ और टैप्स को कनेक्ट करने के लिए जो यूज़ करे जाते हैं, या अंडरग्राउंड जो फिटिंग करी जाती है पाइप्स की, वो जीआई पाइप्स होते हैं। यही मेथड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन का एक और एग्जांपल मैं दे रही हूँ। यहाँ पहले पिक्चर देख लीजिए। अंडरग्राउंड पाइप है, आयरन के पाइप्स हैं, और आयरन के पाइप्स में थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैग्नीशियम का जो रॉड है उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। ये जो सेक्रीफिशियल इलेक्ट्रोड है एक्चुअली इट इज़ मेड ऑफ इधर जिंक और मैग्नीशियम। उससे क्या होता है कि ये जो सॉइल के वाटर के कांटेक्ट में आता है तो आयरन तो बच जाता है और मैग्नीशियम का कोरोजन हो जाता है। तो जब तक मैग्नीशियम का सिंगल पार्टिकल भी रहेगा आयरन से कनेक्टेड, आयरन विल नॉट गेट रस्टेड, मैग्नीशियम धीरे 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 ख़त्म होता चला जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाते हैं इसको जिससे कि बहुत लॉन्ग टाइम तक चल सके। अगेन इट इज़ सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। तो रैपिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑन आयरन पाइप्स और टैंक्स, रैपिंग ऑफ मैग्नीशियम वायर्स ऑन स्टील पार्ट्स इन शिप्स।
शिप्स के जो बाहर निकले हुए एक्सट्रूडिंग पार्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली सी वाटर के कांटेक्ट में रहते हैं, वो तो धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएंगे। तो इसलिए उनके ऊपर बहुत डेंस, बहुत पास पास मैग्नीशियम का वायर लपेट देते हैं। तो मैग्नीशियम का कोरोजन होता रहता है, लेकिन आयरन या स्टील बच जाती है। ये दिया है आपको, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स होते हैं उनके साथ भी यही करते हैं, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देते हैं। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो जाता है, लेकिन आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन बोलिए, या फिर इसको इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन बोलिए। मोर रिएक्टिव मेटल इज कनेक्टेड विद आयरन। दूसरा है मेथड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन का। थर्ड मेथड है एनोडाइजिंग। अभी आपने पढ़ा कैथोडिक प्रोटेक्शन, जिसमें आयरन को कैथोड बनाया। अब हम एनोडाइजिंग पढ़ रहे हैं, मतलब आयरन को एनोड बनाएंगे, तो फिर तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन क्या करते हैं, आयरन के ऊपर एक हार्ड लेस रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर देते हैं, और वो मेटल होता है या तो टिन, एसएन या क्रोमियम। टिन भी यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे अगर आपके घर में कहीं आता हो तो ये जो हलवाई लोग और ये जो बड़े बड़े केटर्स यूज़ करते हैं ना, तेल और घी के कैनिस्टर्स यूज़ करते हैं। तो तेल का कैनिस्टर तो नॉर्मल स्टील का बना होता है, लेकिन ये जो घी का कैनिस्टर होता है उसमें आयरन के ऊपर, मतलब स्टील के ऊपर और टिन की कोटिंग होती है। तो वो टिन की कोटिंग की वजह से इजीली कोरोजन नहीं होता और बचा रहता है बहुत टाइम तक। तो ये डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। ये जो पिक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये एक बाइक के पार्ट्स हैं, और ये नीचे एक टैप है। ये जो टैप हमको देखने में लगते हैं कि ये स्टील के बने होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये स्टील के नहीं होते हैं, आयरन के होते हैं या लो क्वालिटी स्टील के होते हैं, और उसके ऊपर क्रोमियम की कोटिंग होती है। हमारे घर के जो गैस बर्नर्स होते हैं, व्हीकल्स में जो रिम्स होती हैं, पहियों में, व्हील्स में, वो सब ये क्रोम प्लेटेड स्टील होती है। तो कोटिंग ऑफ लेस रिएक्टिव हार्ड मेटल और ऑन आयरन, उसको एनोडाइजिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको बता दिया टिन और क्रोमियम का। तो क्रोमियम की कोटिंग को स्पेशली क्रोम प्लेटिंग कहा जाता है। क्रोमियम क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि बहुत हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा लस्टर होती है, और स्क्रैच फ्री होता है, कितना भी घिसो स्क्रैच नहीं पड़ते हैं। रस्ट रेजिस्टेंस तो है ही, रस्टिंग नहीं होने देता। तो इसलिए क्रोम प्लेटिंग को प्रीफर किया जाता है। जो हमारे घर में आसपास हमको स्टील जैसे दिखने वाली चीज़ें होती हैं, कई बार वो स्टील की नहीं होती है, वो क्रोम प्लेटेड होती है, और महंगा बहुत होता है क्रोमियम। इसलिए ये जो टैप्स होते हैं, जो स्टेनलेस स्टील के दिखते हैं लेकिन होते नहीं हैं, वो एक्चुअली बहुत कॉस्टली आते हैं। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा क्रोम प्लेटिंग को अप्लाई नहीं करते हैं। तो नॉर्मली पेंटिंग से और ऑयलिंग से, ग्रीजिंग से काम चला लेते हैं। नेक्स्ट इज alloy formation. Mixing of an appropriate metal or non-metal in a metal to introduce desired properties in it. एक बार फिर पढ़ रही हूँ। Mixing of an appropriate metal or non-metal in a metal to introduce desired properties in it. आयरन को हार्ड बनाना है, उसके लिए हमने उसमें कोई मेटल मिला दिया या कोई नॉन मेटल मिला दिया, तो हार्ड हो गया। तो वो जो बना वो अलॉय हो गया। स्टेनलेस स्टील एक अलॉय होता है आयरन का। 18 टाइप्स की स्टेनलेस स्टील होती हैं, 18 टाइप्स, जिनमें किसी में वैनेडियम मिला होता है, किसी में निकल मिला होता है, निकल तो जनरली मिला ही होता है, और कार्बन मिला होता है, किसी में क्रोमियम मिला होता है कार्बन के साथ, किसी में कार्बन ज़्यादा है क्रोमियम कम है, या क्रोमियम ज़्यादा है कार्बन कम है। तो थोड़ा थोड़ा कॉम्पोजिशन वेरी करते करते स्टेनलेस स्टील के बहुत टाइप्स होते हैं। रस्ट फ्री बनाना है तो क्रोमियम मिलाते हैं, और अगर हार्ड बनाना है स्टेनलेस स्टील को तो कार्बन मिलाते हैं, और निकल तो मिलाया ही जाता है उसके साथ, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो नॉन मेटल और मेटल दोनों ही मिलाए जा सकते हैं अलॉय फॉर्मेशन के लिए। जैसे एग्जांपल से ब्रास यानी पीतल जिसको बोलते हैं, कॉपर और जिंक का अलॉय होता है। ब्रॉन्ज जिसको कांसा कहते हैं, वो थर्ड प्राइज जिनको मिलता है उनको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, वो टिन और कॉपर का अलॉय होता है। ऑर्नामेंटल गोल्ड, जो गोल्ड में या तो कॉपर मिला देते हैं या थोड़ा बहुत सिल्वर मिला देते हैं, आजकल रोडियम भी मिलाने लग गए हैं। सिल्वर में भी मिलाया जाता है, जिसे निकल कहते हैं, निकल मिलाते हैं सिल्वर में, जिससे उसको हार्डनेस मिल जाती है थोड़ी। स्टेनलेस स्टील आपको बता ही दिया। और अलॉयज 2 टाइप के होते हैं, उनके क्रिस्टल के अकॉर्डिंग।
कुछ तो होते हैं सब्सटीट्यूशनल अलॉयज़ और कुछ होते हैं इंटरस्टिशियल अलॉयज़। इंटरस्टिशियल अलॉयज़ तो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि मेटल के क्रिस्टल में जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं, जो वॉइड्स होते हैं, उन वॉइड्स में जब दूसरा मेटल या नॉन मेटल ट्रैप हो जाता है उसे इंटरस्टिशियल अलॉय कहते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील होता है। सब्सटीट्यूशनल अलॉय का मतलब ये होता है जैसे कि कॉपर और जिंक का बताया मैंने आपको, ब्रास बना होता है। तो कॉपर का नेटवर्क होता है और कॉपर के नेटवर्क में कॉपर एटम को हटा के उसकी जगह जिंक लगा दे तो इसको सब्सटीट्यूशनल अलॉय कहते हैं। होगा कैसे, ये कब हो सकता है? जब आप दो सेम साइज़ वाले मेटल्स यूज़ करें, सेम एटॉमिक साइज़ वाले मेटल्स, तो सब्सटीट्यूशनल अलॉय बनता है। और जब एक एटम बड़ा हो और दूसरा छोटा हो तो इंटरस्टिशियल अलॉय बनता है। कार्बन बहुत छोटा होता है आयरन के कंपैरिजन में, तो आयरन के नेटवर्क में ट्रैप हो जाता है कार्बन, तो वो इंटरस्टिशियल अलॉय होता है जिससे स्टील बनती है। और कॉपर के नेटवर्क में कुछ कॉपर एटम्स को हटा के उनकी जगह जब जिंक आ जाता है तो ब्रास बनता है, वो सब्सटीट्यूशनल अलॉय होता है। गोल्ड के बारे में भी आप जानते हैं कि गोल्ड, ऑर्नामेंटल गोल्ड की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। 24 कैरेट गोल्ड, 23 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, ये सब प्योरिटी पर डिपेंड करता है। थोड़ा 10th क्लास में आपने पढ़ा है। 24 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है 100% गोल्ड, जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। 23 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है अगर आपके पास 24 पार्टिकल्स हैं ऑर्नामेंटल गोल्ड के, तो उसमें से 23 पार्टिकल्स गोल्ड के होंगे और 1 पार्टिकल इम्प्योरिटी का होगा। दैट इज़ कॉल्ड 23 कैरेट गोल्ड। 22 कैरेट गोल्ड में 22 पार्टिकल्स गोल्ड के होंगे और 2 पार्टिकल्स इम्प्योरिटी के होंगे। तो इस तरीके से गोल्ड का कैरेट डिसाइड किया जाता है, उसी के बेस पे उसका कॉस्ट भी होता है, अपीयरेंस भी होती है।